Hello everyone, a very warm welcome to my channel. In this video I am taking up the chapter genetics and of ICC biology, and we'll be revising it by means of various questions. The types of questions included in this video are differentiate between type of question, odd one out type of questions, and MCQs. A myriad of differentiations have been included in this video, and another video I'll make another video for genetics, the part 2 of this revision. In that particular video I'll be telling you the definitions, important definitions of this chapter, and we'll be discussing questions related to monohybrid and dihybrid cross as they're asked in the exam papers, the ICSE board paper. Okay, so let us begin. The first differentiation here which I have mentioned are genetics and heredity. It is a very common confusion between the students. So अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. जो genetics क्या होता है? Genetics is the study It is the study of transmission of body features from both the similarities and differences from the parents to the offsprings and laws related to it. Genetics क्या है? Genetics उस field of biology में उस field को कहते हैं, या फिर उस field को या उस field की study को कहते हैं जिसमें हम जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं. हम ये पढ़ते हैं कि अगर एक पेरेंट से एक बच्चे में क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनसे क्या क्या लॉज हैं. सिर्फ पेरेंट्स, हम सिर्फ ह्यूमंस की ही नहीं बात करें या एनिमल्स की ही नहीं, हम यहाँ पे प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं. और हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी उस फिनोमिना को कहते हैं. हेरिडिटी इज़ द फिनोमिना उस फिनोमिना को हम कहते हैं of the phenomena of the transmission of characteristics from parents to the offsprings. बहुत से characteristics जो होते हैं वो parents से offsprings में आते हैं, maximum उन्हीं से आते हैं, और कुछ उनकी जो दादा दादी होते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे भी आते हैं. जो वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स स्टोर्ड भी रह जाते हैं एक इंसान के अंदर. वो अलग अलग चीज़ें. यहाँ पे बेसिक हेरिडिटी और जेनेटिक्स में डिफिनेशन आपको ये याद रखना है, डिफरेंशिएशन मेन याद रखना है कि जेनेटिक्स जो है स्टडी है ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और हेरिडिटी क्या है? उस फिनोमिना को हम कहते हैं हेरिडिटी है. ठीक है, अब कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं. ये जो आपको डेफिनेशन बुक से आपको लर्न ही करनी पड़ेगी. कैरेक्टर क्या है उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगी. कैरेक्टर्स इज़ एनी इनहेरिटेबल फीचर इज़ कॉल्ड अ कैरेक्टर एंड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स. तो कैसे? जैसे मान लीजिए आपका आई का कलर है, वो एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, और उसके डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं. क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं? आई का कलर आपका ब्लू हो सकता है या ब्राउन हो सकता है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी फीचर को जिसको एक इंसान इनहेरिट कर सकता हो, जैसे कि आई का कलर होता है लोगों का, सबका होता है, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं. और डिफरेंट फॉर्म्स जो कैरेक्टर के हो सकते हैं उन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं. अब हम बात करते हैं ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स की. ऑटोजोम्स जो होते हैं वो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो लास्ट 23rd पेयर को हम कहते हैं. अब डोमिनेंट और रेसेसिव जीन. डोमिनेंट जीन वो जीन होती है जो सप्रेस कर देती है रेसेसिव जीन को और खुद एक्सप्रेस होती है. यानी कि हमेशा जीन्स पेयर में प्रेजेंट होती हैं. दो जीन साथ में एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं. उनमें से जो उन दोनों में से अगर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर ले वो डोमिनेंट हो जाएगी. जैसे कि हम बात कर सकते हैं पी है. पी में ग्रीन कलर की भी हो सकती है, एंड पी जो है वो उसका कलर येलो भी हो सकता है. लेकिन जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है. तो अगर ग्रीन और येलो दोनों जीन साथ में प्रेजेंट है तो क्या एक्सप्रेस होगा? तो ग्रीन प्रेजेंट हो जाएगी, ग्रीन कलर आ जाएगा. ठीक है. रेसेसिव जीन वो होती है जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती. डोमिनेंट जीन उसको दबा देता है, उसको प्रेजेंट नहीं होने देता. अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? तो होमोजाइगस मतलब जब पेयर ऑफ जीन्स दोनों सेम हो, या तो दोनों रेसेसिव हो या दोनों डोमिनेंट हो, तो उसे हम होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रेसेसिव कहते हैं. जैसे यहाँ देखिए, ये वाला दोनों डोमिनेंट है. डोमिनेंट, अगर हम डोमिनेंट जीन की बात करते हैं तो हम इसे कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम रेसेसिव की बात करते हैं तो हम इसे स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हमेशा जीन्स पेयर में होती हैं, जब पेयर ऑफ जीन्स दोनों जीन्स जो एक पेयर में है वो दोनों डोमिनेंट हो, तो हम उसे होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं. होमो मतलब
सिमिलर, होमोजीनियस होता है ना, होमोजीनियस कंपाउंड, उस तरह से होमोजाइगस, तो और मतलब सेम हो, यूनिफॉर्मिटी हो दो, तो और ये स्मॉलर यानी कि दोनों रिसेसिव जीन्स साथ में। और इसी तरह हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेयर ऑफ जीन्स जिसमें डिसिमिलर पेयर्स हों, मतलब कि डिसिमिलर हो दोनों जीन्स, ऐसा जीन का पेयर हो, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है तो ये कन्वेंशन है कि हम डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल करते हैं, हमेशा ही करते हैं, चाहे दो अलग अलग लिख रहे हो चाहे साथ में लिख रहे हो। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं और रिसेसिव को बाद में लिखते हैं। जैसे आप कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, आप स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखते हैं। ये सब रूल्स हैं जो पहले से हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है, हम भी दुनिया के ही हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम में उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो फिनोटाइप उसको कहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ऐसे अगर हम मान लें, एग्जाम्पल मान लें, सेट ऑफ जीन्स यहाँ पे देखिए, जो ये मतलब सिर्फ एक कॉमन एग्जाम्पल के लिए, ये इसका जेनेटिक देखो, कैपिटल आर हो चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर हो, दोनों डोमिनेंट वाली ही अलील्स शो होगी, डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो करेगा, कोई भी इंसान या फिर कोई भी प्लांट या जो जिसकी भी हम बात कर रहे हो, लेकिन दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन डिफरेंट है। इसमें दोनों कैपिटल आर, इसमें दोनों डोमिनेंट, इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, यानी कि इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि जीनोटाइप है, जो जीन्स का जो कंस्टिट्यूशन होता है हम जीनोटाइप कहते हैं, और फिनोटाइप जो हमको दिखाई देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं जीन्स की। जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी जीन्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी इसको, तो जीन्स के डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए। जीनोम और जीन में क्या डिफरेंट है? जीन्स तो एक जीन हुई, एक जीन मतलब कि हम सिर्फ एक सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और जीनोम मतलब पूरा कंपोनेंट, डीएनए का पूरा कंपोनेंट, साथ ही में सारी जीन्स और जो भी जीन्स के बीच की जगह है, यानी इंटरजेनिक रीजन्स, वो सब कुछ मिला के जीनोम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन के लिए आसानी होगी, अगर आपने नहीं पहले से पढ़ रखा है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन हियर। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक मतलब जो जीन्स का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है वो 1:2:1 का होता है। F2 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। F1 जनरेशन में तो सारे सेम होते हैं, F2 जनरेशन में मतलब कि सेकेंड फीलियर जनरेशन जिसको हम कहते हैं, मतलब एक बार क्रॉस हो गया, फिर जब दूसरी बार जो सेम जो होते हैं, मतलब एक बार क्रॉस हुआ, फॉर्म हुए डिफरेंट मतलब कि सेट ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ जीन्स, उसके बाद फिर से उन दो पेयर ऑफ जीन्स का क्रॉस कराया, तो उसको हम सेकेंड फीलियर जनरेशन कहेंगे। उसमें क्या रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो 3:1 है, सेकेंड फीलियर जनरेशन। यू नीड टू रिमेंबर दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। और जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, और मुझे पता भी नहीं है वो, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे किताब में लिखा हुआ है। और फिनोटिपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन का 9:3:3:1। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तीनों में से तो एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो ये ऐसे डिफ्रेंसीशन में आएगा या फिर मल्टीपल चॉइस में आएगा। अगर नहीं आया तो आई एम सॉरी, पर मतलब आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। वेरिएशन क्या होती हैं? जो स्मॉल डिफरेंसेस होती हैं दो लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, उसे वेरिएशंस कहते हैं। मेरे एक सर ने एक बार बताया था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अगर आप दो पत्तियाँ भी लेते हैं और आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट है। तो दुनिया में कोई दो चीज़ें एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही, चाहे वो लेश मात्र ही क्यों ना डिफरेंट हो, लेकिन होगा। और म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन इज़ एनी सडन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन द जीन्स और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंज हो जाना है, जीन्स में कुछ चेंज हो जाना, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कैसे हो सकता है? म्यूटेशन की 2 डिजीज़ेस हमारे बुक में मैंशनड है, मतलब कि सिकल सेल अनीमिया, म्यूटेशन की वजह से, मतलब कि सिकल सेल अनीमिया मतलब जिसमें रेड ब्लड सेल्स सिकल के शेप के हो जाते हैं, उसको कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के कारण म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे भी लोगों को मतलब जीन्स में उनके अल्टरेशन हो गया था। और जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी इन 1946 एज़ फार एज आई रिमेंबर, तो उसमें भी
1945 में आई थिंक हुआ था, तो उसमें भी यही हुआ था। मतलब ये रेडियो एक्टिविटी के वजह से वहाँ के लोगों के जीन्स में अल्टरेशन आई थी जापान में। अब ऑड वन आउट हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ मेंशन है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें कौन सा होगा? सिकल सेल एनीमिया। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से ये डिजीज़ होते हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि ये डिजीज़ जो दोनों हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स क्रोमोसोम पर एक्सक्लूसिवली एक्स का जब ऐसे है, और ये रिसेसिव जीन एक है एक्स क्रोमोसोम पर, उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स लिंक्ड डिजीज़ जो भी इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें दो एग्जांपल हमारी बुक में है जिनको हमें याद रखना है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। Okay, now second question, sickle cell anemia, radioactive radiation causing mutation and कॉलेरा। तो इसमें क्या होगा? कॉलेरा होगा। क्यों? क्योंकि ये सिकल सेल अनीमिया और रेडियोएक्टिव रेडिएशंस दोनों किससे हो रही है? म्यूटेशन से। तो अब एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है जो चैप्टर में गलती हो सकती है, कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाली जो दो डिजीज़ हैं वो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, और म्यूटेशन की वजह से जो दो डिजीज़ हमारी बुक में मेंशन है वो रेडियोएक्टिव रेडिएशन से जो प्रॉब्लम हो जा रही है जीन्स पे वो मेंशन है, और सिकल सेल अनीमिया। तो इन दोनों को मिक्सअप मत करिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे कि म्यूटेशन की अगर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो कोई एक डिजीज़ का नाम लिखें, तो आप हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस मत लिख दीजिएगा, हमको सिकल सेल एनीमिया लिखना है। और अगर बोलता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड किसी डिजीज़ का नाम लिखना है तो हीमोफीलिया में क्या होता है? जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता। एंड कलर ब्लाइंडनेस में हम जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस भी डिफरेंट लेवल्स की होती हैं, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इंसान। अब और नाइट ब्लाइंडनेस भी एक चीज़ होती है। हो सकता है इसमें यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की जगह नाइट ब्लाइंडनेस लिखा हो, तो वो उस कंडीशन में नाइट ब्लाइंडनेस हमारा ऑड वन आउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, बट हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है ये तो हेरिटेबल डिजीज़ हैं या फिर इनहेरिटेड या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। ऐसे तो देखा जाए तो जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में डिफरेंस आता है वो भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, लेकिन वो म्यूटेशन की वजह से हो रही है, और ये दोनों एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से हो रहे हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन, लामार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस of acquired characters, Mendel's law of dominance, Mendel's law of segregation, Mendel's law of independent assortment। तो इसमें सिंपली हमको पता है लामार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये भी हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑन एवोल्यूशन। काफ़ी अगर वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी बाद में आएगा उसका वीडियो, काफ़ी दूर है वो चैप्टर। मेंडेलियन, तो इसमें अगर आपको बताना है बाकी तीन का क्या नेम है, उन किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो, तो मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। MCQs की बात करते हैं क्विकली। तो द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन फीमेल इट इज़ XX, एंड द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन मेल इट इज़ XY। इन दोनों में से हो सकता है कोई एक आ जाए, मे बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स? सो इट इज़ कैन इट बी मैंगो, एप्पल, पी और वाटरमेलन? इट इज़ पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है पाइसम सटाइवम। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी इसको, लेकिन लर्न कर लीजिएगा इसको, पाइसम सटाइवम। और इसमें बुक में मेंशन्ड है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर बताऊंगी अच्छे से, कि 3 रीजंस हैं कि पी को प्लांट को क्यों यूज़ किया था मेंडल ने इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसमें पॉलिनेशन वाला रीज़न है और वो प्योर ब्रेडिंग वाला रीज़न है, वो सारी बातें हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज़ डार्विन, लामार्क, मेंडल और लेवॉइजर? इट इज़ मेंडल। ठीक है, थोड़ा सा आपको कनेक्शन मेंडल का इन द एवोल्यूशन चैप्टर में मिलेगा, नियो डार्विनिज्म जिसको हम कहते हैं, उसको उसमें थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स की फादर जो है वो तो मेंडल है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बताइए क्या आंसर होगा, 46, 23, 22 या 21? यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया आंसर, ताकि आप थोड़ा सा सोचिए। देखिए, जब भी हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो वो कितने होंगे? 46 होंगे ह्यूमंस में। ठीक है, नंबर ऑफ़
पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो 23 होंगे। तो आप क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में ये गलती मत करिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को ध्यान से ना पढ़ें। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 इंटू 2 46 हैं ह्यूमन बॉडीज़ में, एक सेल में अगर बात करें। और अगर अगर हम नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23 हैं। अगर यहीं पे पूछ ले नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम्स, तो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स कितने हैं? 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स है। एंड नंबर ऑफ ऑटोजोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी तो 20 कितने नंबर कितने प्रेजेंट है? 44 प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो इसमें नहीं इंक्लूडेड होते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि ध्यान से पढ़िएगा, इसको गलती मत कीजिएगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग अप more content of this particular, more content for revision for this particular chapter. So thank you so much and keep learning.